तो हम देख रहे थे कि कैसे नाम दौलत शोहरत सब आ रही थी, लेकिन साथ में ये एहसास नहीं हो रहा था जो लाइन बिल डब्ल्यू ने लिखी, ड्रिंकिंग वॉज टेकिंग अ इम्पोर्टेंट एंड एक्सिलरेटिंग पार्ट इन माई लाइफ, कि जिंदगी में शराब का महत्व बढ़ रहा था और बड़ा आनंद देने वाला वो हिस्सा था। वो चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था कि आगे जाके ये शराब क्या कर रही है मेरी जिंदगी के साथ, या क्या करेगी। हजारों में खर्च हो रहा है, लाखों में। फिर बाद में उन्होंने जैसे बताया कि गोल्फ का बुखार चढ़ गया और गोल्फ खेलने चले गए, वहां दिन रात शराब पीना। और जो उन्होंने बताया कि बैंक में बैंक वाला उनको बड़ी हैरानी से और बड़ी शंका से संदेह से देखता था कि कैसे इतने मोटे मोटे चेक लेके आता है और इतने मोटे पैसे निकालता है। अपनी अमीरी का प्रदर्शन, एक अहंकार, अपना पैसा का दिखावा करना कि मेरे पास इतना पैसा है, एक ईगो को सेटिस्फाई करना, क्योंकि वो अमीर आदमी की तरह रहना चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? शेयर मार्केट क्रैश हुई, गिरी पूरी, और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। सारे पैसे जो है वो डूब गए। लेकिन आम आदमियों की तरह रिएक्शन नहीं था। रिएक्शन क्या था? सीधा पहुंचे दारू पीने, और दारू पीते पीते फिर वही जोश, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। तो एक, जो कहते हैं ना कि विल पावर अन्य मामलों में शराबियों की बड़ी जबरदस्त होती है। तो दो कई चीजें दिखाई दी, एक अहंकार भी दिखाई दिया, डिनाइल भी दिखाई दिया, और उसके बाद में एक वो दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति भी दिखाई। तो ऊपर भी चढ़े और अब नीचे भी गिरने लग गए, डाउनफॉल भी शुरू हो गया। लेकिन हार नहीं माननी। अब हम शुरू करते हैं आज पेज नंबर 4 से, सेकंड पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग आई टेलीफोन अ फ्रेंड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल में एक दोस्त को अगली सुबह फोन किया। ये जो अक्टूबर 28-29 को क्रैश हुआ था अ, शेयर बाजार, उसकी अगली सुबह मॉन्ट्रियल में एक दोस्त को फोन किया। उस दोस्त का नाम था डिक जॉनसन। डिक जॉनसन मॉन्ट्रियल कनाडा में रहता था, और उसके भी एक अपना व्यापार था, ग्रीनफील्ड एंड कंपनी नाम से। जहाँ तक मुझे याद है, शायद इंश्योरेंस की ही कंपनी थी। अगर गलत बोल रहा हूँ तो राजेश जी बाद में ठीक कर देंगे इसे। ही हैड प्लेंटी ऑफ मनी लेफ्ट एंड थॉट आई हैड बेटर गो टू कनाडा। उस दोस्त से बात की, उसने कहा हाँ, अभी मेरे पास मेरा नुकसान नहीं हुआ है शेयर मार्केट में, काफी पैसा बचा हुआ है, तू मेरे पास आ जा, कनाडा में आ जा, मॉन्ट्रियल में, तो मेरे साथ काम करा कर। क्योंकि इनके दिमाग को तो सब लोग मानते थे, दिमाग का लोग मानते थे। तो कनाडा में बुला लिया, और अपने दोस्त के साथ जाके रहने लगे वहां पे और काम करने लगे। बाय द फॉलोइंग स्प्रिंग वी वर लिविंग इन आवर कस्टम स्टाइल। अब फिर जो है ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, फिर पैसा आना शुरू हो गया, फिर कमाई शुरू हो गई। और बाय द फॉलोइंग स्प्रिंग, स्प्रिंग वसंत ऋतु। अब ये सारा घटनाक्रम जो है वो लगभग 6 महीने का है। अक्टूबर के एंड में पैसा डूबा, और स्प्रिंग वसंत ऋतु हमारे यहाँ नॉर्मली फरवरी मार्च में आती है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 6 महीने का एक घटनाक्रम है, जिसमें पैसा डूबा भी और फिर पैसा आना भी शुरू हो गया। एंड वी वर लिविंग इन आवर अकस्टम्ड स्टाइल, जिस जीवन शैली के अभ्यस्त थे, जो पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि मोटा पैसा आ रहा है, पैसा उड़ा रहे हैं। सो जिस जीवन शैली के अभ्यस्त थे, उसी जीवन शैली से जीना शुरू कर दिया। अब ये दो लाइनें अगली जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस कंटेक्स्ट में है वो देखना हो, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। आई फेल्ट लाइक नेपोलियन रिटर्निंग फ्रॉम एल्बा। अब ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है, किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आई फेल्ट लाइक नेपोलियन रिटर्निंग फ्रॉम अल्बा? नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का राजा, सम्राट था वहां का। और
काफी उसको अपना राजपाट बढ़ाने की काफी लालसा रहती थी। काम भी अच्छा करता था, लेकिन उसको अपना राजपाट बढ़ाने की लालसा रहती थी। वो दूसरे देशों पे कब्जा करता रहता था, आक्रमण करता था, कब्जा करता रहता था। और एक समय ऐसे आया था कि लगभग पूरा यूरोप उसके अंडर था। लगभग पूरा यूरोप जो है वो उसके अंडर था। 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था। 1804 में ये फ्रांस का राजा बना था। उस समय फ्रांस यूरोप में सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। पूरे यूरोप में दबदबा होता था। लेकिन 1812 में नेपोलियन को ये कहीं शंका हुई कि रशिया वाले उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, रशिया उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। तो उसने रशिया पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। 2 साल, लगभग 2 साल ये लड़ाई चली। और 2 साल लड़ाई चलने के बाद में नेपोलियन के सैनिकों ने हथियार डाले, नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि रशिया और बाकी सारे यूरोप जिस पे इन्होंने अपना कब्जा कर रखा था वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक अलायंस बना लिया, और वो पूरा अलायंस जो है वो नेपोलियन के खिलाफ लड़ने लगा। और वो इस वजह से हार गया। और हारने के बाद में उसको पकड़ा गया। उसको कहा गया कि अब अपना फ्रांस का भी जो है तू राजपाट त्याग दे। उसने मान लिया, लेकिन साथ में ये भी शर्त जोड़ी कि मेरी जगह मेरे बेटे को राजा बना दो। लेकिन उन्होंने नहीं माना। जो अलायंस बना था, जो अलायंस की फौजें थी, उन्होंने नहीं माना। और रिजल्ट क्या हुआ? उसको देश निकाला दे दिया, नेपोलियन को देश निकाला दे दिया। और उसको दूर भेज दिया, एक आइलैंड, एक टापू था जिसका नाम था एल्बा। उस एल्बा आइलैंड में नेपोलियन को देश निकाला दे के भेज दिया गया। लेकिन 1 साल से भी कम समय में नेपोलियन वहां से भाग आया। वहां से किसी तरह से वो भाग आया। और भाग आने के बाद वापस फ्रांस आया। वापस उसने अपनी फौजें इकट्ठी की। वापस अपने क्या कहते हैं उसे, सपोर्टर्स को इकट्ठा किया। और उसके बाद में फिर वो उसने लड़ाई लड़ी और अपना राजपाट वापस हासिल कर लिया। 1815 मार्च की बात है ये। तो इस संदर्भ में वो कह रहा है कि नेपोलियन ने भी जैसे दोबारा अपना राजपाट हासिल किया था, हार नहीं मानी थी। एल्बा से वापस आके उसने दोबारा से लड़ाई लड़ी और अपना राजपाट हासिल किया। तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसा नेपोलियन को एल्बा से वापस आने पर महसूस हुआ था, जब वो कह रहा है कि हम अपने जिस जीवन शैली के अभ्यस्त थे उसी जीवन शैली में हम रहने लगे। लेकिन अगली लाइन, नो सेंट हेलेना फॉर मी, और क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह है कि मेरे लिए तो सेंट हेलेना तो नहीं होगी। अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि नेपोलियन की इससे आगे कहानी। सिर्फ 3 महीने उसका राजपाट चला। जब मार्च 1815 में उसने अपना राजपाट लिया वापस, सिर्फ 3 महीने उसका राजपाट चला। और फिर से वो सारे देश इकट्ठे हो गए। फिर से लड़ाई हुई, और इस लड़ाई को नाम दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू। और बहुत खूनी लड़ाई हुई थी ये। नेपोलियन बुरी तरह से हारा था इसमें। और वाटरलू का आज भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं, बल्कि एक ये मुहावरा सा बन गया है कि जब भी किसी व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है तो अंग्रेजी में उसे कहा जाता है, ही इज मेट इज वाटरलू। ये आखिरी संघर्ष था नेपोलियन का। और उसके बाद में फिर उसे पकड़ा गया, नेपोलियन को। और इस बार उसे दोबारा से देश निकाला दिया गया। और इस बार उसे भेजा गया सेंट हेलेना, एक और टापू था अटलांटिक में। दोबारा उसे देश निकाला दिया और दोबारा वो गया सेंट हेलेना में, वहां देश निकाला दिया। वहां वो 6 साल रहा। और 1821 में उसकी वही मृत्यु हुई। तो अब यहाँ पे जब वो कह रहा है कि नो सेंट हेलेना फॉर मी, वो यहाँ पे दो चीजें, वो जो पूछ रहा है सवाल, वो अपने आप से पूछ रहा है। इसको हम दो चीज तरीके से देख सकते हैं कि एक तो वो सवाल पूछ रहा है कि दोबारा तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो वापस सब कुछ मिल गया। तब दोबारा तो ऐसा नहीं होगा।
अपने आप से सवाल पूछ रहा है। और दूसरा ये भी शंका है मन में कि दोबारा तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको थोड़ा इंटरप्रेट एग्जैक्टली करना, वो थोड़ा सा अपनी समझ के हिसाब से ही हम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है, उसके मन में यही प्रश्न चल रहा है कि दोबारा तो ऐसा नहीं होगा जैसा हुआ मेरे साथ। अब आगे चलते हैं। बट ड्रिंकिंग caught up with me again and my generous friends had let to let me go। लेकिन फिर ही शराब फिर बढ़ गई वहां पे। अब फिर पैसा आने लगा, फिर शराब बढ़ गई। और दोस्त से भी बर्दाश्त से बाहर हो गई। और उसने भी हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब आप जाइए यहाँ से, अब मैं आपको नहीं झेल सकता। तो वो आ गई सेंट हेलेना वाली बात, जो उसने पीछे प्रश्न पूछा था, नो सेंट हेलेना फॉर मी। ये बात वही आ गई अब। फिर दोस्त ने हाथ जोड़ दिए कि भाई आप जाओ यहाँ से, अब नहीं झेल सकता। दिस टाइम वी स्टेड ब्रोक। अब इस बार हम कंगाल ही रहे, क्योंकि इस बार कहीं से मदद नहीं आई। इस बार कोई दोस्त नहीं था, कोई यार नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस बार हम कंगाल ही रहे। तो सेंट हेलेना वाला जो प्रश्न था, उसका उत्तर यहाँ है। वी वेंट टू लिव विद माई वाइफ्स पेरेंट्स। अपने ससुराल में जाके रहने लगे, अपनी बीवी के माता पिता के साथ वहां जाके रहने लगे, क्योंकि अब कोई जगह ही नहीं थी जाने की। जो पीछे उसने कहा था हमारा आलीशान अपार्टमेंट, वो सब तो खत्म हो गया। जब सब लूट पिट गया था, वो सब खत्म हो गया। कोई ठिकाना नहीं था। अपनी बीवी के पेरेंट्स के साथ। आई फाउंड ए जॉब, देन लॉस्ट इट एज द रिजल्ट ऑफ अ ब्रॉल विद अ टैक्सी ड्राइवर। ब्रॉल, झगड़ा। तो एक नौकरी मिली छोटी मोटी कोई, लेकिन फिर किसी टैक्सी ड्राइवर से लड़ाई हो गई और वो नौकरी छोड़नी पड़ी। अब इसके पीछे भी हिस्ट्री है, वो हम आगे सुनेंगे बाद में। लेकिन देखो कैसे उसने अपना भविष्य भी बता दिया। Mercifully, no one could guess that I was to have no real employment for 5 years or hardly draw a sober breath. तो शुक्र ये है, मर्सीफुली, शुक्र की बात, शुक्र ये है कि ये कोई भी नहीं अंदाजा लगा सकता था कि अगले 5 साल तक ना तो मैं मुझे कोई काम मिलेगा, कोई ढंग का, कोई रियल एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, कि वाकई जिसे कहते हैं कि काम धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है या काम धंधा कर रहा है, ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा। और ना ही अगले 5 साल तक मैं कोई भी सांस बिना शराब के ले सकूंगा। ये किसी को अंदाजा नहीं था। और जब वो कहता है कि किसी को अंदाजा नहीं था, उसमें वो खुद भी शामिल है। उसको भी अंदाजा नहीं था कि अगले 5 साल तक ना तो तुझे कोई काम धंधा मिलेगा, ना तो कोई काम धंधा करेगा, और ना ही बिना शराब के कोई सांस ले पाएगा। किसी को अंदाजा नहीं था। ये उसने जो बाद में उसके साथ हुआ, उसका यहाँ पे एक संकेत दे दिया। माई वाइफ बिगेन टू वर्क इन डिपार्टमेंट स्टोर। अब खुद तो काम धंधा करता नहीं, तो होता यही है, फिर अब बीवी को मजबूरी में काम करना पड़ा। डिपार्टमेंटल स्टोर में काम किया। और होता क्या था, कमिंग होम एग्जॉस्टेड, थक हार के, थकावट से चूर होके वापस आती थी, टू फाइंड मी ड्रंक। और ये भाई साहब धुत पड़े होते थे। ये भाई साहब धुत पड़े होते थे। तो ये तो बहुत आइडेंटिफिकेशन इस चीज से मिल सकती है। आई बिकेम एन अनवेलकम हैंगर ऑन एट द ब्रोकरेज प्लेसेस। अब वो कोशिश करता था फिर मैं जाऊं शेयर मार्केट में या शेयर ब्रोकर्स के पास में, और वहां कुछ काम धंधा करूं। कहाँ इतनी शोहरत थी, कहाँ लोग आंख मूंद के विश्वास किया करते थे कि जो बिल कह रहा है वो कर दो, सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब क्या है, आई बिकेम एन अनवेलकम हैंगर ऑन एट ब्रोकरेज प्लेसेस। ब्रोकरेज प्लेसेस पे अनवेलकम हैंगर ऑन, यानी लोगों को पसंद ही नहीं था उसका आना। पर मैं वहां आसपास मंडराता रहता था, लेकिन कोई मुझे बुलाता नहीं था। कहीं चला भी जाता था तो लोग दुत्कारते थे, अनवेलकम, जिसका स्वागत नहीं है, जिसका आना पसंद नहीं है।
हैंगर ऑन, मंडराने मंडराने वाला। तो वहां आसपास मंडराता रहता था, किसी को आना पसंद नहीं। वाटरफॉल इसे कहते हैं अंग्रेजी में। कहाँ से कहाँ गिरा, कितना बड़ा गिरा, कितनी तेजी से गिरा। लिकर सीज टू बी लग्जरी, इट बिकेम अ नेसेसिटी। अब वो स्टेज आ गई। अभी हालांकि उसने यहाँ ये नहीं कहा, कंपल्शन नहीं कहा, वर्ड यूज कर रहे हैं नेसेसिटी। अब जो है शराब, वो विलास की वस्तु या ऐश की चीज नहीं रह गई थी। अब वो जरूरत बन गई थी। अभी उसने मजबूरी नहीं कहा, अभी वो जरूरत कह रहा, जब वो जरूरत बन गई थी। बाथ टब जिन, 2 bottles a day and often three, got to रूटीन। अब रूटीन क्या हो गया, बाथ टब जिन। बाथ टब जिन क्या होता, ये प्रोहिबिशन जब वहां चल रही थी, जब वहाँ वो नशा मुक्ति चल रही थी, जब वहां पे वो शराबबंदी चल रही थी अमेरिका में, तो दो तरह की जिन बनती थी। और वहां पे ज्यादातर क्योंकि लोग अ, पीते थे, इसलिए इसको बाथ टब जिन कहते हैं। हालांकि अन्य शराबें भी बनती थी, लेकिन जैसे हमारे यहाँ देसी ताड़ी और ये सब बनते हैं, नकली शराब, तो बाथ टब जिन उसी को कहते थे जो घरों में बनती थी। एक जिन तो असली बनती थी, और बाथ टब जिन उसको कहते थे जो घरों में बनती थी, और जिसका बनाने का कोई हिसाब किताब नहीं पता था कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। तो 2 बोतल उस बाथ टब जिन की एक दिन में, और कई बार 3 भी हो जाती थी, ये रूटीन बन गया। अब रोज 2 से 3 बोतलें बाथ टब जिन की पीनी है। समटाइम्स अ स्मॉल डील वुड नेट अ फ्यू $100 एंड आई वुड पे माई बिल्स एट द बार्स एंड डेलिकेटेसनेस। तो घूमता रहता था ब्रोकरेज प्लेसेस पे, कहीं छोटा मोटा कहीं डील हो जाती थी, तो कुछ $100 मिल जाते थे, कमाई हो जाती थी। तो उसमें बाहर के बिल देता था, और जहाँ खाना पीना खाते थे या मंगवाते थे, उसके बिल पे कर देते थे। उधार चलता था, कहीं कमाई होगी तो उनका बिल चुका दिया। लेकिन बाहर में जाना जरूर है, तो खाना तो खाना ही है। दिस वेंट ऑन एंडलेसली, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा था। ये जो रूटीन चला कि 2 से 3 बोतलें बाटप जिनकी बननी है, फिर छोटा मोटा पैसा आ जाए तो चलो बाहर के पैसे चुका दो, और उसके पैसे चुका दो रेस्टोरेंट के, होटल के। तो ये चलता रहा। एंड आई बिगेन टू वेकन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, शेकिंग वायलेंटली। अब हुआ गया, सुबह उठ, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि आप ये कह लो कि आधी रात के बाद, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, शेकिंग वायलेंटली। बहुत बुरी तरह से शरीर कांप रहा है, हिल रहा है, संभाला नहीं जा रहा, और शरीर की हालत खराब हो गई। A tumbler full of gin followed by half a dozen bottles of beer would be required if I were to eat any breakfast. आज हालत ये होगी कि पूरा गिलास भर के जिन, और उसके बाद आधा दर्जन, 6 बोतलें बियर की पीनी पड़ती थी अगर कुछ खाना है तो। खाना नहीं अंदर जा रहा। शरीर को जो शेकिंग वायलेंटली हो रहा है, हिल रहा है, उसको संतुलित करने के लिए, संभालने के लिए गिलास भर के जिन, और उसके बाद में 6 बोतलें बियर की, तब जाके शरीर ठीक होता था, और तब थोड़ा कुछ खा पाता था। नेवरदलेस आई स्टिल थॉट आई कुड कंट्रोल द सिचुएशन अंडरलाइन। कितना जबरदस्त डिनायल है, इसके बावजूद भी मुझे लगता था कि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, इस स्थिति को संभाल सकता हूँ, नियंत्रित कर सकता हूँ। कितना जबरदस्त डिनायल। एंड देयर वर पीरियड्स ऑफ सोब्राइटी व्हिच रिन्यूड माय वाइफ सो। अब बीच बीच में कोई 2 4 दिन, 6 दिन, या जो भी पीरियड होता था, उसमें शराब नहीं पीता था, सोबर रहता था। अब वो वजह कुछ भी हो सकती है, पैसे नहीं मिले, जुगाड़ नहीं हुआ, या शरीर की इतनी बुरी हालत है जो ऊपर बता रहा है कि हिम्मत ही नहीं है उठने की। तो वो सोबर पीरियड जब वो बिना शराब के रह लेता था, तो बीवी की उम्मीद फिर से जागती थी। बीवी की उम्मीद फिर से दोबारा जागती थी कि हाँ, अब शायद ये सोबर हो जाए, अब शायद ये ठीक हो जाए। तो आज हम यहीं रुकेंगे क्योंकि समय कम है।
लेकिन ये आज जो हमने ये 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, उसमें क्लियर कट एक शराबी की थॉट प्रोसेस क्या चलता है, सोच क्या चलती है, और कहाँ से आके कहाँ गिरता है, और कितना शॉर्ट पीरियड लगता है उस ऊंचाई तक पहुंचने में, कितने साल लगे बिल डब्ल्यू को। 1918 में फौज में गया था, उसके बाद वहां से वापस आया, और 1930 में ये हाल हो गया। 10 साल लगे अपनी पोजीशन बनाने में, लेकिन 1 साल भी नहीं लगा वो सब गंवाने में। और सिर्फ पैसा नहीं, शरीर, दिमाग, सब कुछ गंवाने में, इज्जत, सम्मान, शोहरत, सब गया, और 1 साल से भी कम पीरियड में। और उसके बावजूद भी डिनाइल कि अभी भी मैं सिचुएशन कंट्रोल कर लूं। सब कुछ गंवाने के बाद भी अभी भी ये जिद है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो ये एक जर्नी है कि कितनी तेजी से उठता है शराबी, और कितनी तेजी, उससे भी ज्यादा तेजी से गिरता है। तो आज यही रुकते हैं जी। धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच विमल जी। इतनी खूबसूरती से आपने एक एक पंक्ति को एक्सप्लेन किया। और मैं राजेश भाई को कहूंगा कि वो आए और अपना कुछ ऐड ऑन करें इससे रिलेटेड। जी धन्यवाद। मेरा नाम रजेश है, मैं एक शराबी हूँ। रजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल सर्विस, और बहुत ही बढ़िया विमल जी, मजा आ गया। अब यार, ये डाउनफॉल है भाई साहब। ये अक्टूबर 1929 से ना, फिर जो एक बार हाइट टूटी तो फिर नहीं संभली। अब हुआ क्या कि जैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज टूटा, और ऐसा होता भी है कि एक जगह शेयर बाजार गिरता है तो दूसरी जगह उठता है, उससे उल्ट क्या हुआ, वहां हल्का बूम लगा आने, और शेयर बाजार के लोगों को लगा लगने, मतलब ये एनालाइज होता है उन लोगों का कि यहाँ पर भाई साहब शेयर बाजार जो है वो तेज गति से, जैसे इंडिया में टूटा था तो पड़ोसी देशों में या कई देशों में बढ़ा। अब कनाडा में क्या हुआ कि कनाडा में बढ़ना शुरू हुआ, और वहां पर इनका दोस्त रहते थे डिक जॉनसन, मॉन्ट्रियल में। उन्होंने भाई साहब न्योता दे दिया सबको, आ जाओ। और न्योता देने के पीछे था, इसके माइंड की कमांड थी भैया, पूरा न्यूयॉर्क, मतलब वॉल स्ट्रीट जो है, पूरे वर्ल्ड को वहां से शेयर बाजार जो है वो अप डाउन और बाकी चीजें होती थी, बड़े बड़े, क्योंकि बिजनेसमैन वहीं थे और सारे के सारे काम वहीं से ऑपरेट होते थे, तो उस मार्केट को फॉलो अप भी करते थे, और वहां का बिल जो था वो क्रीम क्रीम बंदा था। और उसने इसको न्योता दे दिया, और दिसंबर 1929 में लुइस और बिल जो है वो मॉन्ट्रियल चले गए। बहुत बड़ा अपार्टमेंट मिला, अपार्टमेंट में स्वागत हुआ इनका। और उसकी डिक जॉनसन की कंपनी का नाम था ग्रीन शील्ड एंड कंपनी। और एक इतनी मतलब ब्रोकरेज फर्म थी, उन्होंने इसे जॉब ऑफर कर दी। बिल was back into the market again, trading in panic and force, which in the spring of 1930 actually claimed back to 55 per share। दोबारा फिर कंपनी में ही पकड़ी, और अच्छे पैसे कमाए इन्होंने अपने दोस्त को। लेकिन भैया वो दोस्त की फिर वही प्रॉब्लम, यार तू तो, तेरी तो हालत ही खराब है। तू भी पहले जो दोस्तों ने देखा था, ये तो देखा, ये तो हालत खराब है। एक बड़ा बढ़िया सा अपार्टमेंट दिया, और वहां एक रिवर थी इनके, मतलब इनको जो अपार्टमेंट मिला, उनके सामने से बिल्कुल रिवर नजर आती थी, सेंट लॉरेंस रिवर, LAWRENCE रिवर, बिल्कुल सामने से दिखती थी। और वहां पर गोल्फ खेलना, बाकी चीजें, डाइनिंग, वो क्लब हाउस में जाना, बिल्कुल वही चीजें चालू होगी अब तो वो। लेकिन वो दोस्त ने जो है ना, फिर वो धक्के मारने वाला हिसाब है कि उसने हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब जा भैया। और बिल बहुत बुरी तरीके से टूटा जब दोस्त ने 1930 में बोल दिया इसको कि भैया माफ कर दे तू, ये तो तेरी तो हालत बहुत ज्यादा है। अब यहाँ से ये जो इसकी बात करी, क्या कहते हैं, नेपोलियन की बात करी, भैया वो नेपोलियन का भी वही हुआ, एल्बा तो मिल गया। जब नेपोलियन युद्ध में हारा तो संधि के तहत उसे एल्बा पर अधिकार का तो मिल गया, लेकिन जब वो बैटरलू में हारा, बैटल ऑफ बैटरलू में हारा,
और सेंट हेलेना में भेज दिए तो दोबारा नहीं आ पाए। और वहां पर बहुत ये कहावत थी, केम बैक फ्रॉम एल्बा, नाउ केम बैक फ्रॉम सेंट हेलेना। वहां पर मौत होगी भैया, बेपरी फंसा रहा और वहीं खत्म होगी कहानी। तो यार ये भी एक बिल के लिए वो वाला है। और यहाँ पर भी कई चीजें हुई, क्योंकि नेपोलियन ने जो साजिश करी थी ना, उन्हीं के बंदों को फंसा के एक व्यू चक्कर सा बना के वहां से तोड़ के वहां से निकलना और बाकी चीजें होना। एक व्यू चक्कर तो तोड़ दिया बिल ने भी, लेकिन दूसरा व्यू चक्कर नहीं भाई साहब तोड़ पाया। ये जो अल्कोहलिज्म का व्यू चक्कर है ना, ये मौत के साथ ही गया। और सेंट हेलेना में ही उसकी मृत्यु हुई 1821 में। कोई भी हो, सेंट हेलेना से वापस बेचारा आ ही नहीं पाया। अब आते हैं जी वो डिपार्टमेंट स्टोर में। मैसी एस, लुइस जो मैसी एस डिपार्टमेंट स्टोर में $17 वीक पे, 19 बाद में $19 हुए थे। और थोड़ी छोटी सी कमीशन भाई साहब, थोड़ी छोटी सी कमीशन पे काम लगी करने। और मैसी एस डिपार्टमेंट स्टोर भी बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर था और थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता था और उसी से सब चल रहा है। और बिल डब्ल्यू ने भी एक नौकरी ज्वाइन करी थी। ये एक यहाँ पर छोटी सी इन्वेस्टिगेटर की जॉब करी, $100 की थी हालांकि इसकी नौकरी। लेकिन वो भाई साहब वो टैक्सी ड्राइवर के साथ झगड़े में वो नौकरी जो है वो चल पड़ी। मतलब आप कुछ भी मिलेगा नहीं। ये जो सेंटेंस है ना, आई वाज एन वेलकम हैंगर ऑन, ये बड़ा मतलब ये शराबी के साथ जुड़ा हुआ बड़ा मतलब भाई साहब माफ करो, भाई साहब माफ करो, भाई साहब माफ करो। वो सुबह सुबह पहुंच गए जी लड़खड़ाते वो किसी के ऑफिस में। जो लोग वेलकम करते थे, जो बिल डब्ल्यू को निहारते रहते थे कि ये आदमी 10 मिनट के लिए बताएगा कि किस शेयर में पैसा लगाना है ना, उन्होंने बोला भाई साहब आगे चलो यार, सुबह सुबह बोनी का टाइम है, जैसे वो होता है ना हिसाब का, वो हालत होगी। वो तिरस्कार, रेड कारपेट वाली जगह पे ये तिरस्कार जो है वो होना शुरू हो गया। और बाथटब जिन, घर के नहाने के बर्तनों में जो जिन बनाई जाती है उसे बाथटब जिन बोलते हैं। और वहां पर क्या है कि जैसे वो शराबबंदी हुई, लोगों ने अपने घर के बर्तनों, टीन के जो बर्तन होते हैं वाइट वाले, उन्होंने ही जिन बनानी शुरू कर दी। ये बाथटब जिन थी, कोई रेशो नहीं, कोई पता नहीं कि वो लाइट है, कोई पता नहीं वो हैवी बन गई है, कोई पता नहीं जो देसी शराब जैसे वो बिमल जी ने बोला ना जो ठर्रा घरों में निकालते हैं, वो वाली ये बाथटब जिन थी। और इस तरीके से यार मतलब हालांकि कई बार पढ़ते पढ़ते ना सिरहन सी उठती है कि यार देखो क्या बंदा था और कहां से क्या हो गया। लेकिन आई स्टिल थॉट आई कुड कंट्रोल द सिचुएशन। शराबी मरता मर जाएगा। और डॉक्टर पियो ने बोला था और आगे जाके हमें पढ़ने को भी मिलेगा, अल्यूजन, डिल्यूजन, इंसैनिटी, ऑब्सेशन। ये चार चीजें शराबी का मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। और ये चारों ही चीजें मेरे को बोलती हैं तू सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा, मरता मर जाएगा शराबी। ये तो शुक्रिया मानता हूं मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का कि यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि मैं कंट्रोल को, इस सिचुएशन को मैं कंट्रोल। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rajesh ji, for giving a brief about the history to this paragraph. और आज हमारे दो भाई में से एक ही भाई है शायद हमारे ग्रुप में, हमारे शेर सिंह भाई, तो उनको हम लास्ट का 10 से 15 मिनट देंगे शेयरिंग के लिए। और मंच खुला हुआ है आज की जो भी राजेश जी जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड, कहाँ से है?